नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। बिहार में कानून व्यवस्था भगवान भरोसे है। माफ कीजिएगा, भगवान भरोसे नहीं, मौसम वैज्ञानिकों के भरोसे। आप कहेंगे कि क्या मजाक कर रहा हूं, लेकिन मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। कैसे, मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जरा बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की मौजूदा हालत से जुड़ी वो तस्वीर देखिए जो बिहार पुलिस के कंधे पे बैज की तरह सजा हुआ है। राजधानी पटना के पारस हॉस्पिटल के आईसीयू में 5 शार्प शूटर दिन दहाड़े घुस गए और वहां भर्ती एक दूसरे अपराधी की हत्या कर दी। एक तरफ इसका सीसीटीवी फुटेज पूरे देश को चौंका रहा है और दूसरे तरफ बिहार में बेलगाम अपराध पर राज्य के बड़े पुलिस अफसर एडीजी कुंदन कृष्णन कभी मौसम वैज्ञानिक तो कभी दार्शनिक हुए जा रहे हैं। उस पर भी आऊंगा मैं, लेकिन पहले जरा पटना के पारस हॉस्पिटल का वो सीसीटीवी फुटेज देखिए कि कैसे इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। ये सीसीटीवी फुटेज पारस हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड का है जो अस्पताल की दूसरी मंजिल पर है। इसमें कतार में आते दिख रहे 5 युवक शूटर्स हैं। ये मर्डर के इरादे से अस्पताल में आए और इतने बेखौफ कि अपना चेहरा, अपनी पहचान कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं समझी इन्होंने। एकदम आराम से चहलकदमी करते हुए घुसे, अपनी कमर से पिस्तौल निकाला, घोड़ा चढ़ाया, आईसीयू में घुसे, गोली मारी और आराम से निकल गए। चंदन मिश्रा नाम का एक शख्स जो है वो अंदर भर्ती था आईसीयू में। ताबड़तोड़ गोलियां मारकर उसकी हत्या की और देखिए कि कितने आराम से वहां से निकल रहे हैं। जो 1-2 अपराधी जो है उसमें शूटर्स है वो तो फिर भी थोड़ी हड़बड़ी में दिख रहा है, लेकिन जो दूसरा अपराधी है जो 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 उसमें उसका यूं कहिए कि जो सरगना है, जरा उसका चाल ढाल देखिए ना। किसी तरह का कोई डर नहीं, किसी तरह की कोई फिक्र नहीं। पारस हॉस्पिटल जहां यह वारदात हुई वहां से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर बिहार पुलिस का हेडक्वार्टर है। शास्त्री नगर पुलिस थाना भी लगभग इतनी ही दूरी पर है और डुमरा चेक पोस्ट सिर्फ 1800 मीटर की दूरी पर है जहां पुलिस की टीम नाकेबंदी के लिए तैयार रहती। फिर अपराधियों ने इतनी हिमाकत कैसे कर ली? कैसे वारदात के लिए शूटर्स का पूरा गैंग वहां पहुंच गया और बिहार पुलिस का पूरा खुफिया तंत्र, पूरा एलआईयू यूनिट, किसी को भनक तक नहीं लगी? सोचिए, इस बात पर क्या एक बार यकीन किया जा सकता है? कानून व्यवस्था का यह हाल राजधानी पटना का है जहां बिहार पुलिस के तमाम बड़े अफसर बैठते हैं, जहां से पूरा सूबा, एक तरीके से आयु कहे कि पूरे राज्य का प्रशासन चलता है। बिहार के दूर दराज के इलाके में अपराधियों के लिए तांडव मचाना कितना आसान होगा जब पटना में वो इतनी बेफिक्री से इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। पारस अस्पताल का जो फुटेज है, अगर आपको हैरान कर रहा हो तो जरा बिहार के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कुंदन कृष्णन का एक बयान सुन लीजिए, फिर आप समझ जाएंगे कि बिहार में अपराधी बेलगाम क्यों हो चुके हैं। गजब की थ्योरी दी है एडीजी कुंदन कृष्णन, सुनिए एक बार जरा। इधर हाल में जो काफी हुआ है कि शूटर्स, कई हत्याएं हुई हैं, होती पूरे बिहार में, और इस माह मई जून में ज्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून, जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। तो बिहार के एडीजी कुंदन कृष्णन जो कह रहे हैं, मतलब एक बार की आप हैरान हो जाएंगे सुनकर। कुंदन कृष्णन की इस अजब गजब थ्योरी से 3 बातें निकलती। पहली बात तो ये कि बिहार का किसान ही अपराधी है, हत्यारा है। और दूसरी बात ये कि देश में सर्दी, गर्मी, बरसात के मौसम होते होंगे, बिहार में क्राइम का मौसम होता है अप्रैल, मई और जून। नोट कर लीजिए, बिहार के लोग खास तौर से और बिहार के बाहर वाले भी, जो बिहार जिनका आना जाना रहता है ना, वो भी नोट कर लीजिए। बिहार में अप्रैल, मई और जून हत्याओं का मौसम है, डकैतियों का मौसम है, हर तरह के अपराधों का मौसम। भाई एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कह रहे हैं, अब उनकी बात पर यकीन नहीं करें तो किसकी बात पर यकीन करेंगे?
तो ये तो दो बातें हुई। तीसरी बात है कि बिहार में हत्याओं का सिलसिला फिलहाल नहीं रुकेगा भाई। इसे रोकने में पुलिस कुछ नहीं कर सकती है। सारे बिहारवासी बस ईश्वर से प्रार्थना करें कि बिहार में खूब बारिश हो, ताकि जो अपराधी हैं हत्या डकैती छोड़कर खेती बाड़ी के काम में लग जाए। भाई सारे किसान बंदूक उठाकर घूम रहे हैं, पिस्तौल लेकर घूम रहे हैं, सब शार्प शूटर बन के घूम रहे हैं भाई। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कह दिया, इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए। अब बारिश हो, खेती बाड़ी का काम शुरू हो, सारे किसान जाकर हल कुदाल उठाएं बंदूक रखकर, तब तो लॉ एंड ऑर्डर आए कंट्रोल में। अब इसमें एडीजी साहब क्या करेंगे भाई। तो कुल मिलाकर उनकी इस थ्योरी में कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन यह है कि अप्रैल मई जून में होने वाले अपराधों का लोड बिहार पुलिस नहीं लेती। क्यों लेगी भाई? इसके लिए अपराधी और पुलिस जिम्मेदार हैं ही नहीं। ये तो मौसम का साइड इफेक्ट है भाई। मौसम बदलेगा, अपराधी भी दूसरे धंधे में लग जाएंगे। अब 2-4 महीने और 2-4 दर्जन हत्याओं के लिए क्या ही लोड लेना। ठीक है, 2-4 महीने की बात है, 10-20-50 लोग निपटा दिए जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है, फिर से चीजें सामान्य हो जाएंगी। इसके लिए इतना क्यों हाय तौबा मचाना भाई। लेकिन बात सिर्फ हत्याओं की जिम्मेदारी की होती तो फिर भी एक बात होती। सोचिए कि जिस नौजवान और किसान को साधने के लिए नीतीश से लेकर और तेजस्वी सब लगे हुए हैं, उसी किसान और नौजवान को बिहार के एडीजी कुंदन कृष्णन सीजनल अपराधी बता रहे हैं। कमाल की थ्योरी है ना। सीजनल अपराधी, ये सब मौसमी अपराधी हैं। जब खेती बाड़ी का समय होता है तो खेती किसानी करते हैं बरसात के मौसम में, और उसके बाद बाकी टाइम में पार्ट टाइम शूटर, शार्प शूटर। भाई ऐसा समाज विज्ञान, मौसम विज्ञान का इतना शानदार जो है कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं कुंदन कृष्णन। पूरे हिंदुस्तान की पुलिस, पूरी दुनिया की पुलिस को इससे सीखना चाहिए। क्राइम कंट्रोल का इससे शानदार कोई नुस्खा हो ही नहीं सकता। पता नहीं लोग कुंदन कृष्णन से क्यों नहीं सीख रहे। वैसे जब किसानों को उन्होंने हत्यारा बता ही दिया, तो कुंदन कृष्णन को यह भी बताना चाहिए कि जो पारस हॉस्पिटल में जो 5 शूटर्स घुसे हैं, उसमें से कितने किसान हैं और कहां के किसान हैं भाई। आप ये शार्प शूटर्स का टसन देख रहे हैं जरा। एक शूटर तो उससे ऐसे निकलता है गोली मारकर कि जैसे अस्पताल में चीफ गेस्ट आया हो। कोई हड़बड़ी नहीं, कोई तनाव नहीं, और डर तो खैर काहे कोई होगा। कहां बिहार पुलिस का मतलब डर होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। भाई बिहार की पुलिस मौसम का मजा लेने में लगी हुई है। इतना अच्छा बरसात का मौसम हो रखा है, वर्दी पहनकर ऑफिस आइए, शानदार पकौड़े और चाय का आनंद लीजिए और फिर टाइम से घर जाइए। एक बार बरसात खत्म हो जाएगी तो अपराधी भी खत्म हो जाएंगे, अपराध भी खत्म हो जाएगा, हत्याएं भी नहीं होंगी, डकैतियां भी नहीं होंगी। तो इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है भाई। और विपक्ष के पास तो कोई काम धाम है नहीं, इसलिए खामखा जंगल राज का जप लगाए हुए हैं, टाइम पास कर रहे हैं। सरकार को उनका भी क्यों लोड लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। वैसे मौसम से याद आया, अप्रैल मई और जून तो निकल चुका है। एक कुंदन कृष्णन साहब का ये मौसम विज्ञान वाला कॉन्सेप्ट भी लगता है कुछ गड़बड़ है। भाई आधी जुलाई पार हो चुकी है और आप तो कह रहे हैं कि बरसात आते ही अपराध रुक जाएगा, हत्याएं वगैरह बंद हो जाएगी। तो उस हिसाब से तो बरसात शुरू हुए भी 1.5 महीने हो गए भाई। अब तो बरसात आधा से ज्यादा निकल चुका है। लगता है आपका कैलकुलेशन यहां भी ठीक नहीं बैठ रहा। खैर चलिए पीछे का छोड़िए, अभी सिर्फ आधी जुलाई का हिसाब देख लीजिए। बरसात का हिसाब आपको दिखा देते हैं। अप्रैल मई जून का तो आपने कह दिया कि आप उसका कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि भाई वो तो मौसम ही होता है हत्याओं का, डकैतियों का, अपराधों का, और उसमें आपका कोई रोल है नहीं। आपसे कोई सवाल भी नहीं किया जाना चाहिए उसको लेकर। जब भाई बिहार में अपराध का मौसम तय हो गया कि 3 महीने अपराध होगा, तो उसको लेकर पुलिस से क्यों सवाल करेगा कोई। चलिए छोड़िए उसको। अप्रैल मई जून कोई बात नहीं करेंगे। जुलाई तो बरसात का मौसम होता है ना, और आपके हिसाब से बरसात में ये अपराध रुक जाना चाहिए था।
लेकिन जरा आंकड़े देखिए, आंकड़े बाद में बताएंगे, जरा कुछ केसेस बता देते हैं आपको पहले। 3 जुलाई मधेपुरा में दुकानदार दिनेश दास और पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कृष्णन साहब गौर से जरा नोट करिएगा, जुलाई का आंकड़ा है सब, जुलाई का केस है सब। 4 जुलाई बेगूसराय में ज्वेलरी कारोबारी सुनील की हत्या कर दी गई। 4 जुलाई को ही समस्तीपुर में ग्राम पंचायत सदस्य के पति सुरेश महतो को गोलियों से छलनी कर दिया गया। सिवान में 3 लोगों की तलवार से काटकर हत्या कर दी गई। और इसी दिन राजधानी पटना में कारोबारी गोपाल खेमका की उनके घर के बाहर हत्या कर दी गई। फिर 5 जुलाई सिवान और गया जी 2 युवकों की गर्दन काटकर हत्या कर दी गई। मोतिहारी में भुन्ना मियां का गला काटकर रेत कर उसका मर्डर कर दिया गया। 6 जुलाई पूर्णिया में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या भगवानपुर में। इंजीनियर मुमताज की हत्या। दानापुर में स्कूल संचालक अजीत कुमार की गोली मारकर हत्या। 7 जुलाई वैशाली में दुकानदार सुरेंद्र झा की हत्या। और इसी दिन मधुबनी में किसान बद्री यादव की हत्या। 8 जुलाई को नवगछिया में युवक साजन कुमार की हत्या। 10 जुलाई को पटना में बालू व्यवसायी रमाकांत यादव की हत्या। इसी दिन वैशाली में मक्का कारोबारी दीपक शाह की गोली मारकर हत्या। 11 जुलाई को सीतामढ़ी कारोबारी पुट्टू खान की हत्या। पटना में दुकानदार विक्रम झा की गोली मारकर हत्या। 12 जुलाई नालंदा में नर्स सुशील कुमारी की हत्या। 13 जुलाई पटना में वकील जितेंद्र मेहता की हत्या। और इसी दिन छपरा में शिक्षक संतोष राय की हत्या। ये सब नोट करिए भाई, सब जुलाई का केस है, जुलाई का मामला है। पूरा बरसात, घनघोर बरसात, और खूब खेतीबाड़ी का काम भी खूब चल रहा है। तो फिर हत्याएं क्यों हो रही है? ये आपका मौसम विज्ञान वाला जो थियरी है ये फिट नहीं बैठ रहा है कुंदन कृष्णन साहब। ये फेहरिस्त होते होते आज चंदन मिश्रा हत्याकांड तक पहुंच चुकी है, और जिसे पारस हॉस्पिटल में गोली मारी गई। यानी कि पिछले 13 दिनों में बिहार में 33 हत्याएं हो चुकी है। 13 दिन में 33। भाई अब आपको यह फिगर कोई बहुत बड़ा नहीं लग रहा है, आपको डरा नहीं रहा, हैरान नहीं कर रहा, तो भाई अब उसका तो मैं कुछ कर नहीं सकता। लेकिन 13 दिन में 33 हत्या, वो भी जब सीजन नहीं है, हत्याओं का कोई मौसम नहीं है। सोचिए, जुलाई में 33 लोगों को मार दिया भाई। अप्रैल में मारता तो कोई बात होती कि चलो भाई ये तो अप्रैल तो है ही हत्याओं का मौसम। मई में मारता तो और गर्मी, प्रचंड गर्मी का मौसम, भाई वो 50 को मार दे, 50 हत्याएं भी हो जाए तो भी आपको लोड नहीं लेना चाहिए। अन्ना हम आपसे सवाल करेंगे। जून में भी चलो बरसात शुरू हो जाती है, वैसे आधे जून से मानसून आ जाता है इस देश में। लेकिन मान लिया चलिए जून को भी छूट दिया हमने, हटाइए, रहने दीजिए, एक आध महीना क्या लोड लेना है ना, वहां भी 10-20 हत्याएं चल जाती। ये भरी बरसात में 33 हत्याएं। अब चलिए क्या ही कहा जाए, आप तो लोड लेने से रहे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई भरी बरसात में इतनी हत्याएं बिहार में ठीक नहीं है। थोड़ा मौसम के हिसाब से कुछ देखिए, इसका कुछ करिए। जुलाई के इन 13 दिनों में हुई वारदातों ने राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, कन्हैया कुमार, सारे विपक्षी नेता परेशान हो गए हैं कि भाई बिहार में हो क्या रहा है। भरी बरसात में धड़ाधड़ हत्याएं हो रही है। गर्मी में होती थी पहले, ये तो पुलिस भी मानती है बिहार की कि हाँ भाई गर्मी में हत्याएं होती है, तो ये बरसात में क्यों मार रहे हो भाई? इसीलिए वो कह रहे हैं कि जंगल राज लौट आया है। और यही कह रहे थे पारस हॉस्पिटल में पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव। इस पर झड़प हो गई भाई, लोग भड़क गए, अधिकारी भड़क गए। सुनिए जरा, देखिए। शांत करिए, आप चुप रहिए। कोई ना, हम बोल रहे हैं, इसको शांत करिए। अपराधी समझता नहीं, नाटक करते हैं। आप चुप रहिए। तो पारस हॉस्पिटल की वारदात के बाद पप्पू यादव बिहार में राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं। मुझे मालूम है कि भाई बरसात में इतनी ऐसे 20-30 हत्याओं पर ऐसे नहीं कहना चाहिए उनको। लेकिन चलिए, अब जब यह सवाल एडीजी कुंदन कृष्णन से पूछा गया
तो उन्होंने एक और बहुत ही कमाल की बात कह दी, ऐसी बात कि आप सुनेंगे तो मजा आ जाएगा आपको। सुनिए। सब कुछ बच गया है। बिहार के 13 करोड़ लोगों के जीवन पर हमला, बस इन नेताओं का सिर्फ नेतागिरी बच गई है। ये लोग पैसे के बदौलत नेतागिरी करेंगे, फिनिश कर देना चाहिए। कब चलेगी एसटीएफ की गोली? जाति के आधार पर अपराधी का चयन होता है, गलत इनकाउंटर करते हैं, गलत शूटर बताता है और ये लोग शूटर को बचाते हैं। सर, कौन सा शासन? ये कोई शासन बचा है? अब भी कोई शासन है? इस वर्ष चुनाव भी है, तो राजनीतिक दलों के द्वारा भी इस पर ज्यादा नजरिया दिया गया है, तो उसको लेके भी हम लोग चिंतित थे कि हाँ, नवयुवक ज्यादा पैसा के लिए सुपारी किलिंग शुरू कर दिए हैं। तो एक नया सेल इसी माह हम लोग गठन किए हैं। तो भाई पप्पू यादव जैसे लोग कानून व्यवस्था पर कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अब भाई बिहार की जनता को सुनना पड़ता है, भाई नेता हैं, क्या करें। अब पप्पू यादव कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। बिहार में कुछ भी हो सकता है। खैर, कुंदन कृष्णन साहब पे आते हैं। एकदम नेता माफिक बात करते हैं। कितने चिंतित रहते हैं इस बात से कि बिहार के नौजवान शार्प शूटर बन रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए उनको एकदम नहीं करना चाहिए ये सब काम। नौजवान शार्प शूटर बन रहे हैं, एकदम जायज चिंता है कुंदन कृष्णन साहब की। और मुझे लगता है उनका नकारापन भी बिल्कुल ठीक है, एकदम ठीक नकारे हैं वो। भाई, जो अफसर इतनी चिंता करेगा, मतलब चिंतन करेगा, उसके पास कुछ और करने का टाइम कहां होगा भाई। आप क्या चाहते हैं कि कुंदन कृष्णन साहब चिंता भी करें, चिंतन भी करें और अपराधियों के पीछे दौड़े भी? वही, ये तो ज्यादती हो जाएगी भाई। इतने बड़े अफसर हैं, क्या बात करते हैं आप। कायदे से कुंदन कृष्णन साहब को यह सवाल लेकर आगे बढ़ना चाहिए कि आखिर बिहार के नौजवान सुपारी किलर क्यों बन रहे हैं भाई। पुलिस का डर, भय, खौफ किसी में क्यों नहीं रह गया है। सॉरी, ये गलत सवाल हो गया, गलत सवाल। पुलिस का डर भय क्यों होगा भाई? वो तो पकौड़े खाकर बरसात का मजा ले रही है। सही सवाल यह है कि आखिर सरकार क्या कर रही है। नीतीश जी कहां हैं? नीतीश जी की सरकार, सुशासन बाबू की सरकार 20 साल से सत्ता में है। फिर नौजवानों को काम धाम की बजाय बंदूक क्यों उठानी पड़ रही है भाई? यह बात कुंदन कृष्णन जी को नीतीश कुमार से पूछनी चाहिए कायदे से। हम लोगों के पूछने का तो खैर नीतीश जी कोई लोड ही नहीं लेते। हो सकता है कि अपने अफसरों की सुन ले। क्यों? अगर नीतीश बाबू को कुछ जवाब समझ में नहीं आ रहा तो अपने सहयोगी पार्टी के सरकार से कुछ सीख ले। पड़ोस के यूपी में बीजेपी के योगी जी की सरकार चल रही है और हाल यह है कि वहां अपराधी खुद गले में तख्ती लटकाकर थाने चले आते हैं, वहां कसम खाते हैं, मुझे माफ कर दो, आइंदा कोई अपराध नहीं करूंगा, योगी राज में मैं सुधर चुका हूं। अब मैं सोचता हूं कि आखिर यूपी और बिहार की कानून व्यवस्था में इतना बड़ा फर्क कैसे आ गया है। इसका जवाब यह है, मैं जो समझ पा रहा हूं, कि योगी जी की पुलिस नीतीश जी की पुलिस की तरह मौसम वैज्ञानिक नहीं है। वो अप्रैल, मई, जून में बैठकर बरसात आने का इंतजार नहीं करती और न ही बरसात के मौसम में ऑफिस में बैठकर पकौड़े खाकर मौसम का मजा लेती। और मैं पक्के तौर पर कह सकता हूं कि योगी जी की पुलिस में कुंदन कृष्णन जैसा चिंतन करने वाला कोई अफसर भी नहीं होगा। वरना वो भी अपराध के बारे में या अपराध को लेकर कोई ना कोई मौसम वाली थ्योरी तो गढ़ ही सकते थे। वो नहीं गढ़ पा रहे हैं, इतने काबिल अफसर नहीं उनके पास भाई। तो चलिए, कुंदन कृष्णन तो फिर भी अफसर हैं, जरा नेताओं से मिलिए। अब जहां अधिकारी इतने कमाल के हों, वहां नेता भी तो कमाल के ही होंगे ना, बल्कि उनसे थोड़े ज्यादा ही कमाल के होंगे। अब ललन सिंह को देखिए, सावन के महीने में क्या शानदार मटन पार्टी दे रहे हैं। पूरी जनता खुश है, एकदम मारा मारी हो रही है मटन पार्टी में। और होनी भी चाहिए भाई, इस सावन के महीने में कहां मटन मिलता है बताइए। अब नेताजी जो है इतनी शानदार मटन पार्टी दे रहे हैं
तो मारामारी तो होगी। और ये सोचिए कि मटन पार्टी में कोई एक हत्या डकैती वाला और एक कानून व्यवस्था वाला सवाल कौन करता है भाई? पार्टी में ये सब बात करनी चाहिए क्या? तो किसी ने पूछ दिया, अब पूछ दिया तो भाई सुनिए क्या कह रहे हैं ललन से। हत्या कोई आप जो समझ रहे हैं, भुला गए क्या? अपहरण कितना होता था? अभी हम और ये बैठे हुए हैं, हम इनको मार देंगे, ये हमको मार देंगे, ये क्राइम है। तो आपसी विवाद है, और आपसी विवाद के में घटनाएं होती हैं, हो सकती है कहीं भी दुनिया में किसी भी देश में होती है, लेकिन यहाँ कार्रवाई तुरंत होती है, गिरफ्तार होते हैं, घटना करने वाले लोग गिरफ्तार होते हैं। कितनी कमाल की बात उन्होंने कही। कहा भुला गए भाई, जंगल राज का मतलब भुला गए आप? कोई नहीं भूला भाई, कौन भूल सकता है भाई? जिस बिहार में पुलिस सावन के महीने में पकौड़े की पार्टी कर सकता है, वहां नेता मटन पार्टी तो कर ही सकता है, दे ही सकता है। और फिर ललन सिंह की बातों में कितना दम है, आप जरा सोचिए। वो क्या कह रहे हैं, कितने दूर की बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भुला गए हैं जंगल राज किसको कहते हैं। भाई वो जमाना जरा याद करिए, 10-20 को मर्डर हो गया, 30-40 को आदमी मरा गया, तो इसी में आप लोग घबरा गए। भाई एक जमाना था जब यहां सैकड़ों लोग काट दिए जाते थे, नरसंहार हो जाता था बिहार में। वो याद दिलाना चाह रहे हैं आपको। घबराना नहीं है, डरना नहीं एकदम। 10-20 लोग हैं भाई, वो भी मौसम है, अभी तो हत्याओं डकैतियों का मौसम है भाई बिहार में। उसमें 10-20 आदमी मरा ही गया, तो इतना क्या तनाव लेना, इतना क्या सवाल करना। अब भाई आप ऐसे डरने लगेंगे, बिहार की जनता है आप, आपको तो जंगल राज का पूरा एक्सपीरियंस है, अनुभव है। एक से बढ़कर एक जंगल राज देखा है आपने, एक से एक दौर देखा है। 10-20 हत्या में घबरा गए। क्यों घबरा रहे हैं भाई? ऐसे घबराने लगिएगा, इतना हत्या डकैती ये वो ऐसे करने लगिएगा, तो भाई सुशासन डर जाएगा ना। सुशासन कहां टिकेगा फिर? और सुशासन भाग जाएगा तो सोचिए क्या होगा बिहार में। एक बार सुशासन भाग गया तो फिर से जंगल राज। ठीक कह रहे हैं ललन सिंह, हत्या डकैती सब बात नहीं करना है। ये सब सवाल एकदम बेमानी है। ये सब जो सवाल आप कर रहे हैं ना, सवाल ही गलत कर रहे हैं आप ये हत्या डकैती का सवाल करके आप जंगल राज को बढ़ावा दे रहे हैं, फिर से जंगल राज को न्योता दे रहे हैं। कितना बढ़िया सुशासन चल रहा है। 10-20 को हत्या और डकैती और इस सब हो जाने से, जो है फिरौती होने से और रंगदारी चलने से, गोली चलने से, इससे सुशासन को कोई फर्क पड़ता है? बिल्कुल नहीं, गलत बात। ये सब सवाल नहीं करने का है। एकदम ठीक कर रहे हैं ललन सिंह। उनके बहुत गहरे मित्र हैं नीतीश कुमार, चीफ मिनिस्टर हैं। उन्हीं के पास गृह विभाग भी है, वो विभाग जिसके पास क्राइम कंट्रोल का जिम्मा है। जुलाई के इन 17 दिनों में हत्याओं की इतनी भरमार है, बिहार दहल रहा है। लेकिन क्या मजाल है कि नीतीश बाबू एक बात कह दें, एक बार भी बयान दे दें। क्यों बोलेंगे भाई? क्योंकि उनको मालूम है कि 20 साल का सुशासन 13 दिन में 33 को हत्या हो जाएगा, तो उससे उसका क्या बिगड़ जाएगा? कुछ नहीं बिगड़ेगा, और उस पर सवाल उठ जाएगा। 20 साल जो उन्होंने सुशासन का पूरा इतना बढ़िया माहौल बना के रखा है, इतना शानदार ब्रांडिंग उन्होंने की है सुशासन की, और 13 दिन में 20 और 30 हत्या हो गया तो आप लोग सब घबरा जाएंगे और उस पर सवाल करने लगेंगे, और उस पर नीतीश कुमार को आके बोलना पड़ जाएगा, बयान देना पड़ जाएगा। क्या बात करते? ये सब नहीं होगा, एकदम नहीं बोल रहे हो। पुलिस अफसरों से मीटिंग करते हुए नीतीश कुमार का एक वीडियो जरा देखा है आपने? अब सवाल तो यह है कि क्या सुशासन बाबू ने गुपचुप तरीके से सुशासन चलाने की कोई दूसरी कला सीख ली है क्या? बिहार में सरकार और सिस्टम सब जैसे ऑटो मोड पर है, उसी तरीके से हवाई जहाज में पायलट कभी ऑटो मोड में डाल देते हैं ना प्लेन को, वैसे ही सब चल रहा है। इतना शानदार सुशासन चल रहा है ऑटो मोड में। बिहार में भी वैसे ही चल रहा है। सुशासन का मतलब ही यही है भाई, जिसको चलाना पड़े वो सुशासन क्या। जो ऑटो मोड में ना चले
वो काहे का सुशासन? तो भाई क्यों बोलेंगे ऐसे में? बोलकर क्यों फजीहत कराना? अब देखिए कि भाई जिस व्यक्ति ने बिहार को जंगल राज के दौर से निकाल के जहां सुशासन की जिसने स्थापना की, मीडिया की या जनता की इतनी हिमाकत कि उसके 20 साल के किए धरे पे पानी फेर दे, भाई ये बहुत गलत बात है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और भाई नीतीश जी का शासन चलाने का अपना एक तरीका है, और उस तरीके में अब वो इतनी 20 साल जो आदमी कुर्सी पे रह गया, अब आप चाहते हैं कि वो बदल जाए? तो कह ही रहे हैं कि सब देखबे करते हैं, आप लोग सब देख ही रहे हैं, सब आप ही के सामने हो रहा है, तो उसमें पूछना क्या और बताना क्या, और उनसे सवाल क्या करना और जवाब क्या लेना? चलिए ये सब जो ना, ये सब छोटी मोटी स्टोरी और छोटी मोटी घटनाओं के लिए इतना लोड न लेने का है न देने का है। चलिए अब चलते चलते वैसे एक शेर याद आ रहा है मुझे, बड़ा मशहूर शेर है, मैं किसी के लिए कह नहीं रहा हूं, बस ऐसे याद आ गया तो मुझे लगता है कि सुना ही दूं। किसी ने कहा है कि कुर्सी है तुम्हारा, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? अब जिसकी जिसकी कुर्सी हो अपना समझें, मेरा कोई मतलब नहीं है। तो देश का मूड मीटर में वक्त है अगली स्टोरी का, और आपको ये दिखाने का कि पीएम मोदी के ऑल इंडिया मिशन में दीमक कौन बन रहा है। देश के सबसे स्वच्छ शहरों की लिस्ट आ गई। इंदौर फिर नंबर 1 पर है। लगातार 8वीं बार इंदौर को एक खिताब मिला है। दूसरे नंबर पर सूरत और तीसरे नंबर पर नवी मुंबई है। लेकिन यकीन मानिए कि देश के सबसे साफ सुथरे शहरों वाली इस लिस्ट को अगर आप ऊपर की बजाय नीचे से पढ़ना शुरू करेंगे तो आप भारत की असली हालत, असली तस्वीर, असली स्थिति से ज्यादा अच्छे तरीके से वाकिफ हो पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि ऐसा क्या है कि इंदौर हर साल जीतता है और हार जाते हैं देश के बड़े बड़े नामी गिरामी शहर। ऐसा तो नहीं है कि इंदौर को कोई अलग से फंड मिल रहा हो, या साफ सफाई के लिए उसका कोई अलग से कॉन्ट्रैक्ट चल रहा हो, या उसके लिए उसकी सरकार या उसके पास कोई अलग से कोई ऐसा खजाना हो जिससे कि इतना खर्च हो रहा हो कि भाई उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर ऐसा क्यों होता है कि एक तरफ तो इस देश के एक आध शहर चमकते हैं और दूसरी तरफ लाखों करोड़ की आबादी वाले सैकड़ों शहर गंदगी के दलदल में फंसे हुए दिखते हैं? ऐसा क्यों हो रहा है कि एक तरफ गिनती के शहरों की सड़कें चमचमा रही हैं और दूसरी तरफ ऐसे तमाम शहर हैं जहां सड़कों में बने गड्ढों में रोजाना कोई न कोई गिरता है और अपनी जान गंवा देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता को लेकर जागरूकता फैलाने के मकसद से स्वच्छता वाले सर्वेक्षण की शुरुआत की थी, लेकिन उनकी इस मुहिम का असर कई इलाकों पर क्यों नहीं पड़ रहा? यह एक बड़ा सवाल है। कौन पीएम मोदी के ऑल इंडिया मिशन को नाकाम बनाने के लिए दीमक की तरह काम कर रहा है? क्या भ्रष्टाचार का कीड़ा स्वच्छता के इरादे को खा रहा है, या फिर कमी कहीं और रह गई है? इन तमाम सवालों की पड़ताल करूंगा, लेकिन सबसे पहले इंदौर को देखिए जरा, और गौर से देखिए शहर को, और इस देश के हर शहरवासी को, हर शहरवासी क्या, हर नागरिक को, हर वासी को कहिए, शहरवासी नहीं, हर आदमी को गौर से शहर को देखना चाहिए और कुछ सीखने की कोशिश करना चाहिए। देखिए और समझिए कि कैसे इस शहर ने बार बार कामयाबी की कहानी लिखी। अगर इंदौर नंबर 1 बना है तो शहरवासियों की स्वच्छता की आदत से बना है। अगर नगर निगम रोज कूड़ा उठाए और आप
हर घंटे सड़क पर जाकर कूड़ा फेंक आए, कोई सिस्टम काम नहीं करेगा भाई, सब दम तोड़ देगा। इंदौर नंबर 1 बना क्योंकि शहर ने ठाना हुआ है कि नंबर 1 ही बनना है। स्वच्छता के लिस्ट में, स्वच्छ शहरों की सूची में सबसे पहले, सबसे अव्वल आना है, सबसे ऊपर आना है, यानी कि जन भागीदारी। और उसके बाद जो शहर की व्यवस्था है, जो शहर के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सफाई मित्र हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनकी मेहनत तो है ही, सब ने मिलकर कोशिश तो की ही है, और तभी तो ये रिजल्ट आया है। और एक बार नहीं, 8 बार आया है। इंदौर आज जीरो वेस्ट वार्ड समेत सेल्फ सस्टेनेबल जोन जैसे कई नए इनिशिएटिव पर काम कर रहा है। जनता को और ज्यादा जागरूक किया जा रहा है कि वो अलग अलग कचरा सही समय पर रखें, दें, ताकि कचरे की प्रोसेसिंग सही तरीके से हो सके। अब शहर में ऑन डिमांड कचरा कलेक्शन की शुरुआत हो चुकी है। आज एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट देश में सिर्फ इंदौर के पास है। इंदौर नगर निगम ने जीरो लैंड फ्री सिटी को अपने एक तरीके से के मिशन के तौर पे उस पर काम कर रहा है। प्रोसेसिंग के बाद जो 5% सूखा कचरा बच जाता है, जो किसी काम का नहीं होता, उसे जमीन के नीचे लेयर बनाकर दबाया जाता है। कचरा मिट्टी इस तरीके से लेयर बनाई जाती है, कचरे के ऊपर मिट्टी, फिर मिट्टी के ऊपर कचरा, इस तरीके से बनाया जाता है। इस तरीके से इसे लैंड फिलिंग कहते हैं कि ताकि समय के साथ वो धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाए और वो वातावरण को, इन्वायरमेंट को ज्यादा नुकसान न पहुंचाए। तो एक तरफ तो इस तरह का लैंडफिल बनाया जा रहा है, और जो शहर की गंदगी है उससे निपटने के लिए इतना शानदार काम किया जा रहा है। और दूसरी तरफ दिल्ली को देखिए जरा, कूड़े के कई पहाड़ दूर से आपको दिख जाएंगे। हालांकि आबादी और एरिया किसी भी मायने में दिल्ली और इंदौर की कोई तुलना नहीं हो सकती है, लेकिन यह भी तो नहीं भूलना होगा कि यहां बात देश की राजधानी की है, इसीलिए कोशिश भी ज्यादा होनी चाहिए ना, फंड भी ज्यादा होता होगा और निश्चित रूप से होता होगा, और गंदगी दूर करने की रफ्तार यहां तो ज्यादा होनी चाहिए ना। वैसे दिल्ली का एक इलाका है एनडीएमसी वाला एरिया, 50,000 से 3 लाख की आबादी वाले कैटेगरी में जो स्वच्छता की रैंकिंग बनाई गई है उसमें 11वें नंबर पे, जो कि एक तरीके से कह सकते हैं कि आप संतोषजनक है। लेकिन दिल्ली की जो बड़ी आबादी है वो एनडीएमसी इलाके में नहीं रहती, वो एमसीडी वाले इलाके में रहती है, और यहां की हालत माशाअल्लाह है। दिल्ली में गंदगी और कूड़े का प्रबंधन सालों से एक बड़ी समस्या रही है, खासतौर से गाजीपुर, भलसवा, ओखला, इस इलाके में जो मौजूद कूड़े के पहाड़ हैं, उसको देखकर जो बाहर के लोग आते हैं वह घबरा जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि अरे भाई, हमने तो अलग अलग तरह के पहाड़ देखे, ये पहली बार कूड़े का पहाड़ दिख रहा है। जो पहली बार दिल्ली आते हैं तो दिल्ली की बहुत सारी चीजें जो उनको याद रह जाती है, उसमें से कूड़े के पहाड़ भी होते हैं। वो गांव में जाकर कहते हैं कि भाई ठीक है, हमने तो मतलब दिल्ली में तो बहुत कुछ देखा, क्या कमाल का पहाड़ है भाई, वहां कूड़े का पहाड़ है। हाल यह है कि कई बार दिल्ली को दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में गिना जाता है। गाजीपुर लैंडफिल की ऊंचाई 2025 में कितनी थी पता है आपको? 60 मीटर। 40 मीटर थी पहले, बाद में बढ़ के 60 मीटर हो गई। और दिल्ली में ही कुतुब मीनार है, उसकी ऊंचाई कितनी है पता है आपको? 73 मीटर। यानी कि जो कूड़े वाला पहाड़ है उसकी ऊंचाई उससे कुछ ही मीटर कम है। नहीं तो कुतुब मीनार को याद रखेंगे लोग, तो कूड़े के पहाड़ को भी तो याद रखना पड़ेगा कि नहीं, बताइए। इस साल दिल्ली की रैंकिंग, जो स्वच्छता रैंकिंग बनी है, उसमें क्या रैंकिंग है उसका खुलासा तो नहीं हुआ है, लेकिन आखिरी बार जब 2023 में रैंकिंग सामने आई थी तो दिल्ली पता है आपको कहां थी? 90वें नंबर पर थी, 90। और ये रैंकिंग बताती है कि समस्या बहुत बड़ी है। समस्या सिस्टम में भी है और समस्या दिल्ली वालों की आदतों में भी। कई लोग सड़कों पर कूड़ा ऐसे फेंकते हैं जैसे कूड़ा घर हो।
और यही सड़क का कूड़ा इकट्ठा होकर कूड़े के पहाड़ की हाइट बढ़ा देता है, जो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। असल में बात सिर्फ स्वच्छता की है भी नहीं, ये बात उस सरकारी सिस्टम से जुड़ी हुई है जो सड़क, नाली सफाई और ऐसे तमाम मसलों पे बहुत सुस्त रफ्तार से आगे बढ़ता है। नागरिकों के लिए सुविधाओं के सवाल पर बस शिलान्यास और उद्घाटन की बातों तक जाकर सीमित हो जाता है और सिस्टम के नकारेपन का शिकार होते हैं आम लोग। अलीगढ़ की एक तस्वीर दिखाता हूं आपको। पुलिया निर्माण के बाद सड़क किनारे एक गहरा गड्ढा खुला छोड़ दिया गया और उस गड्ढे में स्टूडेंट्स गिर पड़े। इस हादसे के लिए अलीगढ़ नगर निगम की लापरवाही जिम्मेदार अगर नहीं है तो बताइए कौन जिम्मेदार है? जो लोग कल तक पुलिया बनाने की मांग कर रहे थे, वही आम लोग अब ये मांग कर रहे हैं कि लापरवाही पर एक्शन क्यों नहीं हो रही भाई। यानी कुल मिलाकर आम आदमी के हिस्से में मांग करना और दुख जताना, बस यही रह जाता है। तो इस देश में तमाम अच्छी बातें हैं, लेकिन समस्याएं भी इतनी हैं और इन समस्याओं को लेकर देश के कुछ हिस्सों में तो बहुत ही शानदार काम हो रहा है। जरूरत है कि देश के बाकी हिस्सों को उससे कुछ सीख कर, कुछ प्रेरणा लेकर कुछ ऐसा करने की कि ताकि उसी तरह की अच्छी तस्वीरें देश के बाकी हिस्सों में भी दिखाई दे। देश का मूड मीटर में आज वक्त इतना ही था। मुझे दीजिए इजाजत। ब्रेक के उस पार देखिए प्रतिशोध, मेजर गौरव आर्या और दिनेश गौतम के साथ।